नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से है खबर, जहां न्यूज वन इंडिया पर आज की बड़ी खबर है। उत्तराखंड शासन और आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के बीच वर्चस्व की जंग। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में बीते 5 सालों के कामों की जांच के आदेश दिए गए हैं। नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं के जांच के आदेश। अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी 15 दिन में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। राजभवन तक भी पहुंचा पूरा मामला। शासन की जांच को हरक सिंह से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 2017 से 2022 तक आयुष विभाग हरक सिंह के पास था। पूरे विवाद के पीछे विवादित अफसर मृत्युंजय मिश्रा की भी बड़ी भूमिका है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में हुई नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितता की शिकायतों को लेकर शासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यही नहीं, शासन की तरफ से दिए गए इन आदेशों में 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। और जांच के आदेशों के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अचानक पिछले 5 सालों की नियुक्तियों और कार्यों की जांच के आदेश क्यों दिए गए। इस जांच को हरक सिंह रावत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल 2017 में 5 साल के आयुष विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार में हरक सिंह रावत के पास ही थी। इससे पहले हरक सिंह रावत के श्रम विभाग में एक के बाद एक जांच के आदेश बीजेपी सरकार की तरफ से दिए गए थे। लिहाजा माना यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत से जुड़े इस विभाग में भी तमाम नियुक्तियों और कार्यों को लेकर जांच कार्रवाई जारी है, जिसमें तमाम सत्य सामने आ सकते हैं। तो बड़ी खबर है, हरक सिंह रावत जांच छोड़ करके चले गए हैं। तो अब देखिए, इसे समझिए कि शासन और आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के बीच किस तरीके से वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में बीते 5 सालों के कामों की जांच के आदेश अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दे दिए हैं। नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई गई है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और जांच कमेटी के पास 15 दिन है। शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी 15 दिनों में। देहरादून राजभवन तक भी पूरा मामला पहुंच गया है। तो बड़ी खबर, जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में अब जांच होगी और शासन की जांच को हरक सिंह रावत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वही हरक सिंह जो छोड़ करके कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं। 2017 से 22 तक आयुष विभाग हरक सिंह के पास था। पूरे विवाद के पीछे विवादित अफसर मृत्युंजय मिश्रा की भी बड़ी भूमिका निकलकर यहां सामने आ रही है। शासन और आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के बीच वर्चस्व की ये जंग छिड़ गई है। तो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में जांच होगी। इस विभाग के बारे में अगर बात करें तो हरक सिंह रावत के पास ये विभाग था और अब नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 15 दिन में शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। पूरी जांच की जो आंच है राजभवन तक भी पहुंचा दी गई है। राजभवन तक भी इस खबर को पहुंचा दिया गया है। हरक सिंह रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जब भी किसी की सरकार होती है तो वो यही कहता है कि हमारी सरकार ने कभी कोई घोटाला नहीं किया, कभी कोई अनियमितता नहीं आई। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर जाता है, जांच की आंच उस तक पहुंच जाती है, जैसे कि हरक सिंह रावत के साथ अब हो रहा है। जब वो अपने कार्यकाल में बीजेपी सरकार में थे तब कोई उंगली नहीं उठती है, सरकार उन्हें क्लीन चिट देती है। लेकिन अब देखिए, 2017 से 22 तक जो विभाग उनके पास था उसमें अब जांच होगी। तो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में जांच होगी। और उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के बाद घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस विधायकों का एक गुट नाराज हुआ है। 10 से अधिक विधायक ले सकते हैं बड़ा फैसला, जल्द बैठक कर सकते हैं कांग्रेस के नाराज विधायक। हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट समेत कई एमएलए नाराज चल रहे हैं। तो लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से कांग्रेस के अंदर तब से घमासान मचा हुआ है जब से नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। साथ ही विपक्ष के नेता और उपनेता प्रतिपक्ष को चुना गया है। तभी से घमासान कांग्रेस के अंदर यहां देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के अंदर की जो फूट है वो अब निकल करके सामने आ रही है। 10 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। खबर ये भी थी कि उत्तराखंड कांग्रेस में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से जो घमासान शुरू हुआ है उसको लेकर के देहरादून में आज बैठक भी हो सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद से ही घमासान है, रार चिड़ी हुई है। कांग्रेस विधायकों का एक पूरा गुट नाराज चल रहा है और 10 से अधिक विधायक बड़ा फैसला ले सकते हैं। जैसा कि कल भी हमने आपको दिखाया था कि आज इनकी बैठक हो सकती है कि कांग्रेस के नाराज विधायक जल्द बैठक करेंगे।
10 विधायक ऐसे हैं जो कि कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ संदीप नेगी हमारे संवाददाता देहरादून से फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, देखिए 10 से अधिक विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। खबर कल तक ये भी थी कि आज देहरादून में बड़ी बैठक भी कर सकते हैं ये सभी नाराज एमएलए, तो क्या आज ये बैठक हो सकती है, ऐसी कोई संभावना? पहले तो जी बिल्कुल, देखिए चूंकि कांग्रेस के जो 10 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जैसे ही नेता प्रतिपक्ष और नेता जो अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं वो खफा बताए जा रहे हैं। उसमें गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के दोनों ही जगहों के ये पूरे 10 विधायक हैं, जिनमें की हरीश धामी हैं विधायक हैं। उसके अलावा जो भगवानपुर से ममता राकेश हैं, प्रतापनगर से विक्रम नेगी हैं और भी जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खफा है कि उनका कहने का मतलब ये है कि जो गढ़वाल मंडल जो रीजन है उनमें किसी भी नेता को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि इस बार नेता प्रतिपक्ष भी कुमाऊं से ही बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष भी कुमाऊं से ही बनाए गए हैं। तो ये बड़ी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में जो खुलकर जो विरोध है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायकों को बिल्कुल सामने तौर पर आ चुका है। और ये भी बताया जा रहा है, अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि भाजपा के संपर्क में कुल मिलाकर ये विधायक है और ऐसे में इनकी जो गोपनीय बैठक है वो आज देहरादून में हो सकती है। क्योंकि जो छोटी छोटी मुलाकातें हैं वो तो लगभग इन विधायकों में हो ही रही है, लेकिन जो बड़ी गोपनीय बैठक की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि आज देहरादून में हो सकती है। क्योंकि जो कुमाऊं के विधायक है हरीश धामी है, धाचुला से वो विधायक हैं, वो खुद देहरादून आ चुके हैं। और उसके अलावा जो टिहरी से भी विधायक हैं या फिर हरिद्वार से भी जो विधायक हैं, नाराज विधायक है, उनका जो पहुंचने का सिलसिला वो कहीं ना कहीं देहरादून शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अब संभावनाएं और भी प्रबल हो जाती हैं कि जो बैठक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस देखिए संदीप, यहाँ बड़ा सवाल ये भी उठता है संदीप कि अगर ये 10 विधायक मीटिंग करते हैं, उपस्थित होते हैं एक साथ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, विधायकी का अपना पद छोड़ सकते हैं? और ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, जहां पहले चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाए और ऐसे में 10 विधायकों का एक साथ चले जाना। क्योंकि दूसरी तरफ अगर कांग्रेस में अगर इस प्रकार की सुगबुगाहट हो रही है तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं इन विधायकों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। हालांकि बीजेपी को इससे इस बार कोई बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी जो अपने जो 47 विधायक हैं उनको लेकर वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हुए हैं। तो ऐसा में कहीं ना कहीं, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर कांग्रेस अगर और भी कमजोर होती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जो फायदा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो बड़ा जो गेम है, या फिर हम 2027 चुनाव की बात करें। बिल्कुल संदीप, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबर लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी है। आयुष्मान योजना से गरीबों को लाभ मिल रहा है, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों वंचितों की पीड़ा को समझा है, जन आरोग्य योजना से लोगों को जोड़ा है। 1.80 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। कोविड महामारी हमारे सामने बड़ी चुनौती थी और यूपी में बेहतर तरीके से कोविड प्रबंधन हुआ है। तो ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी सीएम भी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जानकारी दी है और आयुष्मान योजना से सभी को जोड़ा गया है ऐसा बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए धन्यवाद भी किया है। कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में स्वास्थ्य विभाग बहुत ही प्राथमिकता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है। हम सब ये भी जानते हैं कि विगत वर्षों में हमें कोरोना महामारी से आमना सामना करना पड़ा और उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत ही बेहतर ढंग से कोविड प्रबंधन किया गया और उसके परिणाम आज ये निकले कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 0 की ओर कोविड महामारी है और जबकि पूरी दुनिया के कई देशों में आज भी हाहाकार मचा हुआ है कोविड के कारण। इस क्षेत्र में हम लोगों ने जो कार्य किए हैं स्वास्थ्य विभाग में, केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हम विस्तृत रूप से आपके समक्ष विवरण रखते हुए अपनी बात रखना प्रारंभ करेंगे। मित्रों, सबसे बड़ी योजना मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के पैमाने पर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना थी जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। कई राष्ट्र जो दुनिया में अपने आप को सर्वशक्तिशाली संपन्न मानते हैं, उन राष्ट्रों में भी इस प्रकार की योजना चलाने की बहुत कम जगह ऐसी योजना आपको मिल पाएगी। लेकिन भारत इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली है, भारत के लोग सौभाग्यशाली हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की। जो हमारे बीपीएल परिवार हैं उनको हम 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराते रहे। हम सब जानते हैं कि यदि किसी गरीब के घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, किडनी, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या अन्य कोई बीमारी, तो सबसे पहले हमारे बहू बेटियों के गहने बिकते थे, फिर खेती बिकती थी, मकान बिकता था।
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की, वंचितों की पीड़ा को समझते हुए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की। उसके तहत हम उनको आयुष्मान कार्ड जारी करते हैं और इस योजना के तहत अभी तक हम सब जानते हैं कि 1.18 करोड़ पात्र परिवार उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, जिनको हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के। खबर बलिया से, जहां निलंबित डीआईओएस ब्रजेश कुमार मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी है। सीएम योगी ने ब्रजेश कुमार मिश्रा की संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए हैं। संबंधित एजेंसियां जल्द संपत्तियों की जांच करेगी। ब्रजेश कुमार मिश्रा की अकूत संपत्तियों का पता चला है। प्रयागराज, बलिया समेत कई जगहों पर ब्रजेश की संपत्ति का पता चला है। आपको ब्रजेश के बारे में बता दें, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 12वीं का पेपर लीक करवाया था। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए, अब तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन उसके पहले भी हमने दर्शकों को लगातार ये खबर दिखाई थी कि प्रयागराज में कितना बड़ा उनका बंगला है और किस तरीके से उन्होंने कम संपत्ति और कम सैलरी होते हुए उसको अर्जित किया था। तो ऐसे में संपत्ति पर जांच के आदेश तो बनते ही है और अब ये आदेश भी हो गया है। निश्चित तौर से मीनाक्षी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से दोबारा योगी 2.0 की सरकार बनाई है, उसके बाद से जीरो टॉलरेंस की नीति पे लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। हमने चाहे सोनभद्र के डीएम की बात कर लें, चाहे गाजियाबाद के एसएसपी की बात कर लें, उसके बाद अब डीआईओएस जिनकी तत्कालीन रियासत रहते हुए पेपर लीक मामले में उनकी संलिप्तता पाई गई थी, उनको निष्कासित करके जेल भेजा गया था। उसके बाद उनकी संपत्ति की जाँच के भी आदेश दे दिए गए कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक लिमिटेड आय के साथ, एक आय का स्रोत आपका लिमिटेड होता है, उसके बाद आपका उसका अकूत संपत्ति कैसे आई है इसकी जांच की जा रही है। जैसे हमने पहले भी अपने दर्शकों को दिखा रखा है कि प्रयागराज में उनका एक बहुत बड़ा सा बंगला है, इसके साथ ही बलिया में कई जगह हैं और माना जा रहा है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी उनके कुछ ठिकाने यहाँ पे हैं जिन पे उनकी माना जा रहा है कि उनकी संपत्ति यहाँ पे भी मानी जा रही है। तो ऐसी संपत्ति की जो बेनामी संपत्तियाँ हैं उसकी भी जाँच की जा रही है और तमाम उनके जो सगे संबंधित हैं जिनके नाम से संपत्ति ली गई है, भी हाल फिलहाल में जो संपत्ति ली गई है उसकी भी कहीं ना कहीं जाँच का शिकंजा बन रहा है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस चीज़ में काम करते नजर आ रहे हैं, जिससे कि जीरो टॉलरेंस और जो ऐसी संलिप्तता में लिप्त रहते हैं उनके खिलाफ कठोर एक कार्रवाई की जा रही है और कठोर संदेश देने का काम किया जा रहा है। उसी के तहत हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बलिया के डीआईओएस हैं मिश्रा, उनके खिलाफ अब जांच एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जांच एजेंसी अपनी जांच का शिकंजा है। योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते रहते हैं कि जो भी भ्रष्ट है उन्हें तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे में उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं बख्श सकते हैं योगी आदित्यनाथ, जिसने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया, डीआईओएस होते हुए उन्होंने पेपर लीक करवाया और अब उन पर जांच तो बनती है। तो ऐसे में क्या किसी कमेटी का गठन किया गया है? देखिए, अभी कोई ऐसी कमेटी का गठन नहीं किया गया है। ये जो जांच एजेंसियाँ होती हैं, चाहे वो सीबीसीआईडी हो चाहे ईडी हो, इन सब के जांच की एजेंसियों के थ्रू कराया जाता है और अभी ये जांच हालांकि एसटीएफ के पास है। एसटीएफ इस चीज़ की पूरी जांच कर रही है। इसी के तहत जांच एजेंसियाँ लगा दी गई हैं मुख्यमंत्री के द्वारा कि जो ऐसे लोग हों, संलिप्त हो, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए। आपको बता दूँ कि अभी आचार संहिता चला था, अब जब से आचार संहिता खत्म हुई है मीनाक्षी, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके रडार में है मुख्यमंत्री की, जो मुख्यमंत्री लगातार जिन पर नज़र बना रखे और सीएम का ऑफिस जो है वो उनके ऊपर निगर बना रखा है। तो आप देख सकते हैं भी हाल फिलहाल में और तमाम ऐसे बड़े अधिकारी हैं, बड़े लोगों का नाम है जिनके खिलाफ कार्रवाई होती नजर आएगी। क्योंकि मुख्यमंरी का जो पहली सरकार में भी नहीं देखा था, पिछली सरकार में देखा था जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस और जो लोग ऐसे अपराध में संलिप्त रहते थे, बेमानी संपत्ति करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। पर अब 2.0 में आके जब आप पूरी तरीके से एक बार फिर से आते हैं, फुल फ्लेज आते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, उसके बाद डे 1 से हमने देखा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं उसके बाद तमाम ऐसे बड़े डिसीजन लिए हैं जिससे साफ संदेश जाता है कि जो भी लोग ऐसी कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे, उनकी संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई होगी और वो शुरू हो चुकी है। हमने देखा, चाहे वो सोनभद्र की बात कर ले, पूर्वांचल की बात कर ले, चाहे पश्चिमांचल की बात करें, कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई भी ऐसा होगा जो भविष्य से खिलवाड़ करेगा, किसी सरकार के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। और डीआईओएस के खिलाफ तो ऐसी बनती है क्योंकि ये सरकार चाहे वो भ्रष्ट अफसर हो, नेता हो या फिर आम जनता में से कोई हो, उस पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां विधायक विनय वर्मा का गंभीर आरोप है जिले के अधिकारी भ्रष्ट और पूरी तरह से बेलगाम हैं। उन्होंने कहा कि हादसे में शख्स की मौत पर विधायक ने संज्ञान लिया था। सिंचाई विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ था।
विधायक ने ठेकेदार जेई एक्सियन के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। जिले में सिर्फ कागजों पर हो रहा है विकास। सिद्धार्थनगर जिले में ड्रेनेज खंड सिंचाई विभाग की लापरवाही से हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शौरतगढ़ विधानसभा के अपना दल एस विधायक विनय वर्मा ने इस घटना का संज्ञान लिया। संबंधित ठेकेदार जेई एक्सियन के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई, साथ ही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। घटना से आहत विधायक विनय वर्मा ने कहा कि जिले में विकास के काम धरातल पर नहीं बल्कि सिर्फ कागजों में ही हो रहे हैं। जिले के अधिकारी पूरी तरह बेलगाम भ्रष्टाचार में डूबे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अपना दल विधायक विनय वर्मा ने 2 दिन पहले ढेंसा ननकार में एक ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत से आहत होकर ये बातें कही। एक टाली वाले थे, भूसा बना के आ रहे थे और टाली और ट्रैक्टर पलट गई है। इसमें किसी की मौत हुई है? हाँ सर, साहनी थे, राहुल साहनी की मौत हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब तक ये कब से ये पुल टूटा हुआ है? कब से? ये सर लगभग 8 महीना हो चुका। 8 महीने से बन रहा है ये? हाँ जी। अभी तक पूरा नहीं हुआ? नहीं जी। क्या काम नहीं कर रहे हैं क्या? सर आते हैं, एक दिन काम करते, चुनाव के पहले काम किए, चुनाव के बाद कोई ताकता नहीं है। ये मेरे विधानसभा में नहीं है, सिर्फ हम लोग सब एक शरीर हैं भाई, कहीं किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये मैं इस समय विधायक शौरतगढ़ जरूर हूँ, सिर्फ जनता कहीं की भी हो, ये हमारी मंडल में आ रहा है तो मैं मौके पे हूँ। तो मैंने बोला मैं माननीय विधायक जी से बात कर लूँगा और अभी मैं ये कहता हूँ ये जाम कर। तो उन्होंने बोला नहीं सर, डीएम साहब को और सबको अवगत करवाया गया है। यहाँ जो अधिकारी हैं, मैं आपको इसकी कॉपी भी दिखा रहा हूँ आपको। रात ही में मैंने मुकदमा, वहाँ एसडीएम पहुँचे और एसओ पहुँचे और कई थाने की पुलिस फोर्स पहुँची। उसके बाद मैंने सबसे ये बोला भाई देखिए, आप लोगों के बीच में हम लोगों को रहना है। लोगों ने डीएम की मांग करी, डीएम आ जाए। तो मैंने उनसे निवेदन करा, लोग इसके यहाँ के इतने अच्छे हैं, वो लोग मान गए। सिर्फ यहाँ के जो सबसे ज़्यादा आप देखिए जो कार्रवाई होनी भी चाहिए यहाँ के ठेकेदार पे होनी चाहिए। ये लोग सब पेपर वर्क में काम कर रहे हैं और किसके साथ मिलके कर रहे हैं? एक्सियन, जेई, एई, ये सब। तो ये सब चीज़ यहाँ हमारे क्षेत्र में, और सबसे मैंने देखा है यहाँ पर क्या कहते हैं, हर काम पेपर वर्क में हो रहा है और कोई विधायक और किसी चीज़ को यहाँ पता नहीं चलता और किसी से पूछा नहीं जाता। देखिए, इसमें पुलिया नवंबर में स्वीकृत हुई थी और जिसका कार्य चल रहा है, पर गांव वालों में ये आक्रोश था और उन लोगों ने ये कहा था कि इसके आसपास जो सही से अप्रोच रोड का है उसका कार्य करवा लें जिससे दुर्घटना ना हो। ये कार्य नहीं हुआ है, तो इसके तहत पुलिस में जब उन्होंने तहरीर भी दी है तो उसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है और ये एक्शन को तत्कालिक निर्देशित कर दिया गया है कि प्रायोरिटी पे लग के उस पुलिया को और उसका अप्रोच मार्ग पूरा करें। और सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता सद्दाम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, क्या वो वजह थी जिसकी वजह से खुद विधायक को इस पर संज्ञान लेना पड़ा और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि शौहरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा, जो अपना दल से विधायक चुने गए हैं, वो उनकी बगल की विधानसभा कपिलवस्तु है। जब वो अपने विधानसभा शौहरतगढ़ से रात में आ रहे थे तो कपिलवस्तु विधानसभा के कुछ लोग सड़क जाम करे हुए थे। कम से कम 2-3 हजार लोग रहे होंगे और 400-500 पुलिस के जवान रहे होंगे, लेकिन जो भीड़ थी वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो विधायक विनय वर्मा है, जब वो वहां मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जब लोगों से बातचीत की तो लोगों ने उन्हें बताया कि उनके गांव में एक ड्रेनेज खंड सिंचाई विभाग से पुलिया निर्माण हो रहा है, जिसमें वो 8 महीने से, जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि वो पुलिया जो है वो 8 महीने से निर्माण किया जा रहा है, जिससे उस दिन वहां टाली पलटने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। हालांकि ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि उससे पहले भी वहां उस गड्ढे जो पुलिया निर्माण हो रहा है वहां 3 लोगों की मौत हो गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर विधायक विनय वर्मा ने इन सब मामले को संज्ञान में लिया और तुरंत जो है स्थानीय थाने, जो वहाँ ढेंसा नानकार का थाना पड़ता है, जोगिया कोतवाली, वहां पर ठेकेदार एक्सियन, जेई, एई के खिलाफ थाने पे फोन करके तुरंत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और साथ ही साथ जो विनय वर्मा विधायक शौहरतगढ़ है, उन्होंने जिला के अधिकारियों पर भी बड़ा आरोप लगाया है। जी सद्दाम, ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है जो 8 महीने से चल रहा है, बावजूद इसके इसमें 4 लोगों की मौत भी हो जाती है और प्रशासन को पता भी नहीं चलता है?
बिल्कुल देखिए, यही सारी बातों को लेकर विधायक विनय वर्मा ने संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन पे उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो जिले के अधिकारी हैं वो जो काम हो रहे हैं उनके अगर समय से उनका निरीक्षण करे, सारी चीजें करे तो कामों में रफ्तार आगे, अगर वो काम समय से हो गया होता तो आज उस निर्माणाधीन पुलिया पे 4 लोगों की मौत नहीं होती। तो विधायक विनय वर्मा ने प्रशासन पे भी बड़ा आरोप लगाया कि जो जिले के अधिकारी हैं वो विधायक का ना तो फोन उठाते हैं और ना ही उनसे बात करते और ना ही कभी ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विधायक जी बिल्कुल सद्दाम, देखिए अब विधायक जी ने शिकायत की है तो बिल्कुल अब तो कार्रवाई होनी बनती है। बहुत शुक्रिया आपका। खबर बरेली से, जहां बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने किया सीएचसी का औचक निरीक्षण। सांसद के अचानक भमोरा सीएचसी पहुंचने पर हड़कंप मच गया। कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट मांगी उन्होंने और सरकारी योजनाओं की जांच भी की है। तो बरेली में बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने सीएचसी का अचानक से निरीक्षण कर लिया और ऐसे में अचानक भमोरा सीएचसी पहुंचने पर हड़कंप भी मच गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी मांगी है और सरकारी योजनाओं की जांच भी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब धर्मेंद्र कश्यप सीएचसी पहुंचे हुए थे। बीजेपी सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप और इस दौरान भमोरा सीएचसी वो पहुंच गए अचानक से उन्हें आते हुए देख वहां पर प्रबंधन भी हक्का बक्का रह गया और कोविड वैक्सीनेशन की उन्होंने रिपोर्ट भी मांग ली है। निश्चित तौर पर यह हमारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि जो सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए नीचे तक जाएं और एक एक जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं उसका बारीकी से अध्ययन करें। तो हम लोग सामाजिक पखवाड़े के तहत एक एक योजना एक एक दिन में लागू की गई है। कल राशन वितरण की है, पूरे राशन के दुकानों पर जाना है। इसी तरीके से आज जो है आपका कोविड वैक्सीन कितना लगा, कौन रह गए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनको भी वैक्सीनेशन कराना, कोई एक भी व्यक्ति छूट न जाए, 100% वैक्सीन हो, ये सरकार की मंशा है। और उसी मंशा के अनुरूप मैं अभी मियाऊं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आया हूं और उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके भमोरा पर मौजूद हूं और पूरा डाटा लेकर के लोगों से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि निश्चित तौर पर जो लोग वैक्सीनेशन से रह गए हैं वो वैक्सीनेशन कराने का काम करें। 18 से ऊपर का हो गया है, 12 से ऊपर के लोग हैं उनको स्कूलों में जाकर के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो एक भी बच्चा न छूट जाए। हम भी जाकर के स्कूलों में बच्चों से अपील कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग। जानकारी के साथ बरेली से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार जुड़ गए हैं। अभिषेक, सांसद जी औचक निरीक्षण पर निकल गए, सीएचसी में किस तरीके का माहौल उन्हें देखने को मिला? जी आपको बता दें, जनपद बरेली के आमला क्षेत्र से सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप, जो कि अपने आमला संसदीय क्षेत्र में दौरे पे निकले हुए थे। वहां पर रास्ते में मौजूद भमोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अचानक उन्होंने निरीक्षण करने पहुंच गए। निरीक्षण करने के दौरान अचानक स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहां पर उन्होंने रजिस्टर से लेकर सारी चीजों के उन्होंने जांच पड़ताल की और उन्होंने जानकारी ली कि कौन सा डॉक्टर किस समय आता है, किस समय जाता है और किस तरह की क्या क्या यहाँ पर खामियां है और किस किस तरह से यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती हैं। सारी रिपोर्ट कोविड वैक्सीन के बारे में पूर्ण जानकारी उन्होंने ली। अभिषेक, क्या इस दौरान कोई ऐसा भी था जो अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था और जिसे लेकर के कोई निर्देश दिए गए हो? फिलहाल तो उन्होंने रजिस्टर में सारी चीजों को उन्होंने चेक करवाया है। फिलहाल तो मौके पे सभी उन्हें मौजूद मिले और जो भी कमियां वगैरह उन्हें मिली हैं उस पर उन्होंने जांच करने के आदेश दिए। तो व्यवस्थाएं किस तरीके की पाई गई? लेकिन फिलहाल तो व्यवस्थाएं धर्मेंद्र कश्यप जी के अनुसार दुरुस्त पाई गई हैं और फिलहाल बाकी उन्होंने और व्यवस्थाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और खास करके उनके संसदीय क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमियां ना पाई जाए, इसके लिए उन्होंने खासी हिदायत दी। तो धर्मेंद्र कश्यप जब पहुंचे सीएचसी तो क्या कोई मरीज ऐसा भी था जिसने कोई शिकायत की गई हो सीएचसी को लेकर के?
फिलहाल तो ऐसी अभी फिलहाल कोई बात सामने नहीं आई है। फिलहाल दंड वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सारे रजिस्टर लेके सारी चीजें चेक की और साथ ही उन्होंने ये पूछा कि किस तरह से यहाँ पे कोविड वैक्सीन लगाई गई है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया जाता है और किस तरह की क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके चलते उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी तरफ से लेटर भी जारी किया है। किसी प्रकार कोई खामी पाई जाएगी तो उस पर तत्काल कार्रवाई भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। खबर हमीरपुर से, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी है। कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या की गई है। निर्माणाधीन घर में सो रहा था युवक। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जलालपुर थाना क्षेत्र के धौल बुजुर्ग गांव का पूरा मामला है। तो कुल्हाड़ी से काटकर एक युवक की हत्या की गई है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन घर में युवक सो रहा था। इस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।